जय हिंद प्यारे साथियों, कंटिन्यू करते हैं इंडियन पॉलिटी की आगे की क्लास। पिछली क्लास में मैंने आपको फंडामेंटल राइट भाग 3 12 से लेकर 35 समझाया था। पहले थ्योरी कराई थी, फिर मैंने आपको उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लगाए थे। ठीक है, तो आपको वो क्लास भी देखनी है। आज हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या पढ़ेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पहले क्वेश्चन बनता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वह भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो आपको क्या लगाना है कि भाई भाग 4 में है। किस में है? डीपीएसपी का वर्णन किस में है? या तो भाग ऐसे दिया होगा या ऐसे दिया होगा। तो आपको ध्यान में रखना है डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन है भारतीय संविधान के किस भाग में है? भारतीय संविधान के भाग 4 में है। अगर बात करें कि अनुच्छेद किस में वर्णन है, अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, तो आपको आंसर क्या लगाना है? आपको आंसर लगाना है 36 से लेकर 51 तक। कहाँ तक भाई? 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। अगर बात करें कि भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, तो सभी बच्चे याद कर लेंगे। कई बार यूपीएससी, स्टेट लेवल, पीसीएस, बाकी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या होगा? अगर आपसे पूछ ले कि भाई जो डीपीएसपी है ये हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, या डीपीएसपी किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा आयरलैंड। क्या आंसर होगा? आयरलैंड। या आयरलैंड की जगह कभी कभी क्या लिखा हुआ होता है? आयरिश, मतलब एक ही है। आयरिश हो या आयरलैंड हो, आपको यही आंसर लगाना है। आयरिश लिखा होगा या फिर आयरिश, आयरिश या आयरलैंड। ठीक है, इनमें से कोई भी हो तो टिक आपको क्या लगाना है? डीपीएसपी का डीपीएसपी हमने कहा से लिए हैं भाई? आयरलैंड या आयरिश से लिए हैं। अब बात करते हैं कि क्या डीपीएसपी न्यायोचित है या नहीं। तो सभी बच्चे याद कर लेंगे भाई जो डीपीएसपी है यह गैर गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित का मतलब क्या होता है? इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। क्या? डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। और जो अपने फंडामेंटल राइट है भाई वो न्यायोचित है, उन्हें न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है। ये चीज आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अब भाई बात करते हैं कि भाई जो डीपीएसपी है इसका उद्देश्य क्या है। डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? तो भाई डीपीएसपी के दो उद्देश्य है। सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो क्या है, पहले उसको जान लेते हैं, फिर सेकंड को भी जानने का प्रयास करेंगे। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मतलब कि वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। अब बात करते हैं कि भाई मैडम एक तो हमें उद्देश्य पता चल गया, अब आप हमें दूसरा भी बता दो कि भाई जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है इसका दूसरा उद्देश्य है, इसका दूसरा उद्देश्य क्या है। तो ध्यान देंगे भाई, देश में सामाजिक, क्या? देश में सामाजिक प्लस आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। दूसरा उद्देश्य अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व का दूसरा उद्देश्य बताइए, या भाई ये उद्देश्य ना दिया हो लोक कल्याणकारी राज्य और आपको सीधा सा ऑप्शन में ये दे दे कि भाई देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, तो आपका आंसर यही होगा। नेक्स्ट आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है जिन्हें कि हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, क्या वो परिवर्तनीय है या नहीं। तो भाई आपका आंसर क्या होगा? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो अपरिवर्तनीय है, उनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कैसे है? अपरिवर्तनीय है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य है या नहीं। तो सभी बच्चे याद कर लेंगे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य भाई नहीं है। क्या? वाद योग्य नहीं है। अब आपका क्वेश्चन होगा तो मैम हमें ये बताओ कि वाद योग्य क्या है। तो भाई ध्यान रखेंगे जो फंडामेंटल राइट्स है ना, अपने मौलिक अधिकार है, ये है वाद योग्य। क्या भाई? ये है अपने वाद योग्य। ये चीज आपको अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेनी है। चलिए फटाफट से इसका रिवीजन करते हैं, फिर हम एक एक आर्टिकल, जैसे 36 में क्या दिया हुआ है, 37 में क्या दिया हुआ है, डीपीएसपी के आर्टिकल 39 में क्या दिया हुआ है, 40 में क्या दिया हुआ है, 44 में, सारी चीजों को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है डीपीएसपी से कि भाई डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो आप आंसर लगा के आ जाना भाग 4। अनुच्छेद पूछ ले 36 से 51,
किस देश के संविधान से लिए हैं, तो आप आंसर लगा के आएंगे आयरलैंड या आयरिश। आपसे पूछेंगे क्या ये गैर न्यायोचित है या नहीं, तो आपको लगाना है यस, ये गैर न्यायोचित है। इसका मतलब क्या होता है, इन्हें न्यायालय द्वारा भाई लागू नहीं कराया जा सकता। उद्देश्य क्या है, पहला उद्देश्य है वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, मतलब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसका पहला उद्देश्य है। सेकंड उद्देश्य की बात करें तो भाई देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, क्या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना डीपीएसपी का सेकंड उद्देश्य है। अगर बात करें क्या डीपीएसपी परिवर्तनीय है या नहीं, तो आपका आंसर होगा जी नहीं, जो डीपीएसपी है वो अपरिवर्तनीय है, इनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। देन बात करें कि क्या डीपीएसपी वाद योग्य है या नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई जो डीपीएसपी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है। और जो फंडामेंटल राइट है हमारे मौलिक अधिकार है 12 से 35 भाग थर्ड, वो वाद योग्य है। चलिए तो भाई अब हम क्वेश्चन आंसर पे मतलब इसकी और थ्योरी क्वेश्चन आंसर तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगी, आज की क्लास में तो अच्छे से थ्योरी पढ़ेंगे। मेरा देखिए डियर फ्रेंड्स पढ़ाने का यही तरीका है, पहले हम अच्छे से थ्योरी को जानेंगे, चाहे हमने वो प्रस्तावना करा हो, चाहे हमने वो भाग 1 किया हो, भाग 2 किया हो, नागरिकता भाग 3 मौलिक अधिकार किया हो, या अब हम जैसे भाग 4 कर रहे हैं, तो भाई सभी यही तरीका अपनाए प्लीज कि थ्योरी को अच्छे समझे। अगर आप थ्योरी को अच्छे से समझ लेते हैं तो सारे ऑब्जेक्टिव आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन अगर आप थ्योरी को ही नहीं समझेंगे, आपकी समझ में नहीं आएगा कि भाई डीपीएसपी है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, किस भाग में, तो आप क्वेश्चन आंसर कैसे बनाएंगे, आप एग्जाम में गलती कर कर आएंगे। तो हमेशा आपको यही करना है, थ्योरी को समझे, देन हम नेक्स्ट क्लास में इसके सारे ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, 50 से 60 करेंगे, तो सारी चीजें हमारी डीपीएसपी की भी फंडामेंटल राइट की तरह क्लियर हो जाएगी। तो सभी बच्चों को फंडामेंटल राइट की भी क्लास देख लेनी है, इसकी मैं आज प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो आपको सारी क्लास इंडियन पॉलिटी की सीक्वेंस से प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, भाई सभी को देखना है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी बहुत बच्चों को बहुत हार्ड लगती है, लेकिन अब मुझसे पढ़ोगे एकदम सरल भाषा में आसान तरीके से समझाई गई है, आप फैन हो जाओगे पॉलिटी के, ठीक है। और अपनी प्रीति मैम के भी, ऐसी पॉलिटी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, एक एक चीज को बहुत ही आराम से समझाया गया है, बर्डन नहीं लेना, ठीक है। जैसा कुछ बच्चे कहते हैं मैं वही पॉलिटी को याद कैसे करे, याद ही नहीं होता, डीपीएसपी के आर्टिकल कैसे याद करे, फंडामेंटल राइट के इतने सारे, सब हो जाता है। आप एक बार मुझसे पढ़कर तो देखिए, तो सभी को वो क्लास भी देखनी है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं डियर, देंगे सभी बच्चे। अब बात करते हैं डीपीएसपी, जैसे कि मैंने आर्टिकल आपको पहले ही समझा दिया। आर्टिकल की बात करें तो भाई आर्टिकल 36 से लेकर 51 में वर्णन है, आर्टिकल 30 से लेकर 51 में किसका वर्णन है, डीपीएसपी का वर्णन दिया गया है। अब जानते हैं आर्टिकल 36 में क्या है, तो भाई राज्य की परिभाषा दी गई है, सिंपल सा आप ऐसे याद कर ले, स्टेट डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ले तो आर्टिकल 36 लगाना है, या तो आर्टिकल 12 में भी स्टेट की डेफिनेशन है, याद रखना कभी कंफ्यूज हो जाओ। अगर आर्टिकल 12 दिया तो आर्टिकल 12 लगा देना स्टेट डेफिनेशन, लेकिन अगर आर्टिकल 12 नहीं दिया और पूछ ले राज्य की परिभाषा किस में दी गई है, 36 में, आर्टिकल 37 में, आर्टिकल 38 में, या आर्टिकल 39 में, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका तब आंसर 36 ही होगा। अब जानते हैं कि आर्टिकल 37 में क्या है, आर्टिकल 37 को में जानेंगे क्या है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि भाई जो डीपीएसपी है ये न्यायालय में क्या नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। देन अगर बात करें आर्टिकल 38 में क्या है, तो सभी बच्चे फोकस करके सुनेंगे, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अगर बात करें तो आर्टिकल 38 में है। बस नोट्स में कैसे लिखे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, इतना भी याद करोगे तो भी काम चल जाएगा। आर्टिकल 39 पर आ जाते हैं, क्या है भाई, संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य और समान वेतन, कहीं पर भी आपको ये दिख जाए संसाधनों का उचित वितरण, ठीक है, संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, इसमें बात होनी है भाई मेल प्लस फीमेल के लिए, स्त्री और पुरुष के लिए समान अगर वो कार्य कर रहे हैं तो भाई उन्हें समान वेतन भी मिलना चाहिए। इसमें किसकी बात है, सैलरी की बात है। बात करते हैं आर्टिकल 39 का, इसको बाद में ऐड किया गया, कब ऐड किया गया आराम से जानते हैं, यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे कई बार यह क्वेश्चन दोहराया गया है। 39 का, समान अवसर के आधार पर न्याय देना, समान अवसर के आधार पर न्याय देना, और इसको कब जोड़ा गया, पूछ लेते हैं 39 को कब जोड़ा गया संविधान में, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया भाई, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, फोकस करेंगे आर्टिकल
40 काफी महत्वपूर्ण है, कई बार यूपीएससी और स्टेट लेवल पीसीएस में पूछा गया है। देखिए आर्टिकल 40 आए तो सीधा सा पंचायत लगा देना है। क्या भाई, पंचायत का वर्णन है किसमें, डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में, और पंचायत में भी किसका, ग्राम स्तर लेवल का। बात करते हैं आर्टिकल 41 की। आर्टिकल 41 में क्या है, कुछ दशा में काम पाने का अधिकार। 41 हो गया हमारा, 42 पर आते हैं। 42 कार्य न्याय संगत हो और मानवीय दशा में हो। जो कार्य होते हैं भाई वो न्याय संगत हो और मानवीय दशा में हो। 43 पे बात करते हैं। आर्टिकल 43 में क्या है, निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग आ जाए। देखिए मजदूरी, निर्वाह मजदूरी की बात हो और कुटीर उद्योगों की बात हो तो आर्टिकल क्या लगाएंगे आप, आर्टिकल लगाएंगे 43। और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो आर्टिकल हमारा 44 है, आए दिन न्यूज में बना ही रहता है, और जो चीजें भाई न्यूज में सबसे ज्यादा बनी रहती है एग्जाम में उन्हीं के आने की ज्यादा संभावना होती है। अभी आपने देखा होगा समान नागरिक संहिता के बारे में, तो अगर समान नागरिक संहिता से क्वेश्चन आए कि भाई किस आर्टिकल में है तो आप क्या लगा देंगे, 44। याद कैसे करेंगे, 4+4 इक्वल है ना, 4+4 वैसे तो 8 होता है, लेकिन ऐसे याद कर ले कि समानता की बात हो रही है, समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ध्यान देंगे सभी बच्चे। आर्टिकल 45 पर आ चुके हैं। आर्टिकल 45 में क्या है, आर्टिकल 45 को समझेंगे। 6 से कम आयु वाले बच्चों के लिए शिक्षा, एजुकेशन की बात हो रही है इसमें, और हेल्थ की बात हो रही है। किसकी भाई, शिक्षा स्वास्थ्य का प्रावधान सरकार करेगी। एक बार और ध्यान से सुनेंगे, आर्टिकल 45 में क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। आर्टिकल 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन और हेल्थ का प्रावधान भाई कौन करेगी, भाई सरकार करेगी। कौन करेगी, सरकार करेगी। ये चीज आपको माइंड पे बैठा लेनी है। इसको प्रावधान किया गया, कब प्रावधान किया गया था, तो भाई 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में इसका प्रावधान किया गया था। 46 पर आते हैं। आर्टिकल 46 में क्या है, अनुच्छेद 46 की बात करते हैं, एससी एसटी से रिलेटेड है। अनुसूचित जाति प्लस जनजाति के लिए जो एजुकेशन मतलब शिक्षा की बात है, आर्थिक उनके हित की बात है, सामाजिक न्याय के संबंध में सरकार को कुछ विशेष प्रावधान करने चाहिए। सिंपली आर्टिकल 46 में क्या है भाई, जो एससी एसटीज हैं उनके लिए शिक्षा में आर्थिक हित, उनका सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए उनके लिए सरकार को भाई कुछ विशेष प्रावधान करने चाहिए। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ध्यान देंगे भाई। आर्टिकल 47 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ना सिर्फ यूपीएससी स्टेट लेवल पीसीएस बल्कि डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस नेट जेआरएफ के एग्जाम में भी यहाँ से कई बार क्वेश्चन देखा गया है। आर्टिकल 47 याद कर लेंगे। मद्य निषेध, लोगों के पोषाहार, देखिए मद्य निषेध आ जाए, लोगों के पोषाहार की बात हो, उनके हेल्थ की बात हो, उनके लाइफ स्टाइल की बात हो, जीवन स्तर की बात हो, ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य हेल्थ आदि सुधारने का प्रयास कौन करेगा, राज्य करेगा। एक बार और ध्यान से सुनेंगे, मद्य निषेध की बात हो, मद्य निषेध की बात हो, लोगों के पोषाहार की, भाई प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा खासा भोजन मिले, ठीक है। देन स्वास्थ्य हेल्थ की बात हो, जीवन स्तर की बात हो, ऊंचा करने, उनका जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का काम कौन करेगी, भाई राज्य करेगा, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 48, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 48 3 वर्ड्स याद रखने हैं, कौन से हैं, कृषि एग्रीकल्चर की बात हो, पशुपालन की बात हो, दुधारू पशु की बात हो, तो भाई आर्टिकल क्या लगा के आ जाओगे, आर्टिकल लगा के आ जाना 48। अब आते हैं 48 का, इसको बाद में ऐड किया गया और काफी महत्वपूर्ण है। क्या है, पर्यावरण संरक्षण। देखिए सीधा सा याद रखिए कि इन्वायरमेंट को कब ऐड किया गया था, 48 का में। इन्वायरमेंट भी लिख लेंगे तो भी काम चल जाएगा, बस इतना सा याद रखिए। 48 का में मैडम ने बस ये बताया था इन्वायरमेंट, जहां पर भी वर्ड दिखे इन्वायरमेंट लगा देना 48 का। क्या है, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कब जोड़ा गया, तो भाई इसको कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में 48 को ऐड किया गया। नेक्स्ट पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, पर आ चुके हैं भाई, आर्टिकल 49 पे फोकस करेंगे सभी बच्चे। आर्टिकल 49 में क्या है, राष्ट्र के महत्व स्मारक स्थानों का संरक्षण। इससे क्या तात्पर्य, देखिए जैसे दिल्ली में क्या है,
हुमायूं टोम्ब है, इंडिया गेट है। तो भाई इनका संरक्षण करना किसका कर्तव्य है? हम सबका ही है, ये ध्यान रखना है। स्पेशली आपको ये ध्यान रखना है, आर्टिकल जो 49 है इसमें राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थानों का प्रोटेक्शन की बात की गई है कि आप उनको हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। जैसे क्या है ना, भाई घूमने जाते हैं हुमायूं टोम्ब, इंडिया गेट घूमने जाता है, तो भाई कुछ असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं कि ना लिखना शुरू कर देते हैं, पत्थर लिया लिखना शुरू कर दिया। ऐसा किसी को भी करने का राइट प्रदान नहीं किया गया। ये चीज उनका प्रोटेक्शन करना हमारा दायित्व है, ये चीज सभी ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 50 पर आ चुके हैं भाई, 2 अनुच्छेद बचे हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं। आर्टिकल 50 में क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखें, जब भी मैं आपको पॉलिटी या कोई भी सब्जेक्ट कराती हूँ तो मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलती हूँ कि भाई कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बने। यहाँ से यूपीपीसीएस, अगर यकीन नहीं है ना तो यूपीपीसीएस के 10 साल के प्रीवियस ईयर उठाना और चेक करना, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करे, ऐसे करके क्वेश्चन बना था। क्या भाई? सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करे। एक तरफ आपको आर्टिकल्स दिए गए थे और एक तरफ आपको जैसे कि दे दिया गया था कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, और एक तरफ आपको आर्टिकल्स दिए गए थे। तो उसमें पूछा था कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें। तो आप मिलान कैसे करेंगे? जब आपको पता होगा कि भाई कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 50 में दिया गया है। अगर बात करें आर्टिकल 51 की, तो इसमें क्या है? इसमें शांति की बात है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की अभिवृद्धि की बात की गई है। क्या? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का प्रयास कौन करेगा? भाई राज्य करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अच्छे से जाना, एक एक चीजों को हमने विस्तार से जाना, और डीपीएसपी में बस इतना ही है। आपसे पूछ लेंगे किस भाग में है डीपीएसपी, आपसे पूछ लेंगे कि भाई कौन से अनुच्छेद में है, आपसे पूछ लेंगे ये गैर न्यायोचित है या नहीं, ये वाद योग्य है या नहीं, इसका उद्देश्य क्या है। तो वो मैं थ्योरी समझा चुकी हूँ, हमने एक एक आर्टिकल को भी जान लिया। तो सभी बच्चे फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी डिटेल में पढ़ के, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हमारी एक क्लास और लगेगी, फिर हमारा डीपीएसपी खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। ऐसे ही हम इंडियन पॉलिटी के सारे जो हमारे टॉपिक है 45 या 50 है, उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। और कोशिश है कि मार्च में ही ये अपना इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करा दिया जाए, ताकि हम फिर ज्योग्राफी या जैसे मॉडर्न हिस्ट्री बच्चे पढ़ने को बोल रहे हैं तो वो स्टार्ट करें। सभी जितने भी बच्चे क्लास को देखेंगे वही फीडबैक प्लीज आप जरूर दें कि आपको कैसी लगी क्लास। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बीच बीच में, लेकिन उसकी दिक्कत भी नहीं करनी है। वैसे तो मैं सभी को कहती हूँ, जब आप मेरी क्लास में आए, मेरी क्लास को देखें, प्लीज पेन और पेपर लेकर बैठना है। क्या होता है ना डियर फ्रेंड्स, आपने ये महसूस भी किया होगा, जब आप चीजों को लिखते हैं ना तो बहुत सारी चीजें आपको लिखते लिखते याद हो जाती है। तो इसमें आप ही का बेनिफिट है, मेरा कुछ नहीं है। मेरा तो काम क्या है, मैंने आपको ये समझाया है लिख लिख के, ठीक है। मैं इसको क्या करूंगी, पीडीएफ में कन्वर्ट करूंगी, आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी आप रिवीजन नहीं करते, इसलिए मैंने टेलीग्राम पे चीजें आपको देना बंद कर दिया। लेकिन आप कमेंट करना, अगर आप ये पीडीएफ जो मैंने हाथों से लिख के आपको एक एक आर्टिकल समझा है, आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं, तो मैं नाइट में पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम से सबको ज्वाइन होना है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, या इसी क्लास के जैसे डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसमें जाएंगे तो ईमेल आईडी होती है और टेलीग्राम लिंक होता है, उस पर जाके क्लिक करना है। काफी बच्चे पूछते हैं कि मैम ज्वाइन कैसे हो, उस पर क्लिक करेंगे ना तो आप मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। सभी बच्चों को कमेंट करना है कि इसकी पीडीएफ चाहिए या फिर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप सेल्फ नोट्स बनाएंगे। शुक्रिया डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे, मैम के पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, मैम का एफर्ट अच्छा लगे, तो सभी वीडियो को लाइक कर ही देंगे। लाइक के लिए ऐसा कोई फोर्स नहीं है, ना ही आगे किया जाएगा। बस हाथ जोड़ के आप सबसे विनम्र निवेदन ये है कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि गांव गांव तक हमारी ये एजुकेशन की वीडियो जाए। और भाई जिन भी बच्चों का सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का, वो उसे जरूर पूरा करे। और भाई ऐसे कोई फीस तो लगती नहीं है यूट्यूब पर, आपकी प्रीति मैम हमेशा आपको फ्री में ही चीजें उपलब्ध कराएंगी और बेस्ट कराने का प्रयास करेगी। लेकिन शर्त यह है कि आप वीडियो को प्लीज एक जना भी 10-10 जनों को शेयर करेगा ना, उनसे बोलोगे भाई आगे शेयर करें, तो अपनी फैमिली को और बढ़ाना है। और बच्चों को प्लीज, आप पढ़ने वालों बच्चों को प्लीज जोड़े, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।